तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा बैंकिंग का इंडक्शन। और Q&A इसके एंड में होगा, तो उसमें बाकी लोग भी जुड़े रहेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरू कर देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? वक्रांगी का BC पॉइंट ही क्यों ले, अर्निंग पोटेंशियल क्या है, कैसे अर्निंग को बढ़ाया जा सकता है, बैंकिंग का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, और कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो हमें याद रखने हैं ताकि बिजनेस स्मूथली चले। बेनिफिट्स जानेंगे SBM के BC पॉइंट का, और क्या सपोर्ट मिलता है वक्रांगी के टीम से। तो पहले वक्रांगी का BC पॉइंट क्यों, तो एक ओवरव्यू। ओके, मैं अभी समझता हूँ, देखिए आप सभी हो सकता है बहुत ही अच्छे से जानते रहोगे सारी चीजें, फिर भी एक ओवरव्यू में दे देता हूँ। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। अभी RBI ने बहुत पहले देखा था कि इंडिया में 50% से ज्यादा, आज के डेट में भी 50% से ज्यादा अंडर बैंक है या अनबैंक रीजन्स है। यानी कि ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ पे बैंकिंग की सर्विस दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में RBI ने अलाउ किया 2006 में बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल, यानी कि एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे और बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। विजन क्या था RBI का? विजन था फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ताकि हर एक के घर से 15 मिनट की दूरी पर, वॉकिंग डिस्टेंस पर बैंकिंग की सर्विस मिल सके। अगर बैंक नहीं तो एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, एक केंद्र, एक सर्विस सेंटर जिसके थ्रू ये सर्विस चले। ठीक है, तो और डिटेल नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये शुरू हो गया 2006 में, जब RBI ने इसे अलाउ किया। अभी इसके फायदे क्या थे? कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर के लिए बहुत ही आसान हो गया, घर के नजदीक आ गया, सारी बैंकिंग की सर्विस चलती थी उसमें। जैसे कि नॉर्मल बैंक होता है वैसा ही होता है, एक मिनी ब्रांच समझ सकते हैं आप। ठीक है, और इंटरऑपरेबल बैंकिंग, RBI ने ये भी अलाउ किया है कि दूसरे बैंक के कस्टमर्स किसी भी एक बैंक के BC पॉइंट पर दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर्स आकर खुद के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कैसे? AEPS के जरिए, यानी कि आधार लिंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से। तो कस्टमर कन्वीनियंस वहां पे हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, देखिए उनको रोजगार मिल गया। जहां पर दूर दूर तक बैंकिंग नहीं थी, बैंकिंग आ गई, वो ट्रेडिंग करने लगे, बहुत चीजें करने लगे, पैसे बचाने लगे, सेविंग करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो अभी धीरे धीरे वहां पे भी व्यापार बढ़ने लग गया। और जो वहीं के ही रहवासी, यानी कि उसी गांव से कोई थे जो केंद्र चला रहे थे, जो BC पॉइंट चला रहे थे। ठीक है, तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिल गया। और ये अगर देखा जाए ना, रूरल एरिया में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। रीजन क्या होता है? जनधन योजना है, ऐसे ना बहुत सारी योजना है जो रूरल एरिया के लिए खास गवर्नमेंट निकालता है, ताकि रूरल पॉपुलेशन को उसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन होता क्या, होता विपरीत है। देखिए वहां पर बैंकिंग ही नहीं है बहुत दूर दूर तक, तो इसीलिए ये जो केंद्र BC पॉइंट जो बनते हैं, ये इनके बहुत काम आते हैं। कि बहुत सारे जो क्रेडिट गारंटी के कॉर्पोरेशन है फार्मर्स के लिए, सेल्फ हेल्प के ग्रुप है, इन सब के लिए, फार्मर्स के लिए, रूरल इंडिया के लिए बैंकिंग सर्विस होना बहुत जरूरी है। तो मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है रूरल एरिया में एक जुड़ने के लिए, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ सोशल इंक्लूजन भी कर रहे हो और बहुत ज्यादा बिजनेस भी बना रहे हो। तो अगर मैं BC पॉइंट के और बेनिफिट्स की बात करूं, देखिए 2012 में वक्रांगी ने शुरू किया बैंकिंग BC पॉइंट का बिजनेस अपने केंद्र के थ्रू। तो अभी कुछ 14,000 BC पॉइंट है जो चल रहे हैं। और अगर हम देखें लास्ट ईयर पैन इंडिया में 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, क्योंकि ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, जिसमें से 28 लाख जो अकाउंट खुले वो
सारे के सारे नए अकाउंट थे, ठीक है। और ये जो 28 लाख अकाउंट खुले वो वक्रांगी से खोले गए, यानी कि 28% नए बैंक अकाउंट वक्रांगी के थ्रू खोले गए थे। और इसके अलावा हमारे जो बीसी पॉइंट है वो डोर स्टेप सर्विस देते हैं, ओके। और यही नहीं, अगर हम कोविड की बात करें, ये न्यूज़पेपर में भी आया था कि वक्रांगी के जो केंद्र थे, बीसी पॉइंट थे, उन्होंने घर घर जाकर अपनी सर्विस दी थी। तो जो अपने बीसी जो अपने कस्टमर्स थे ना, कोविड के दौरान वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो ये लैपटॉप और डिवाइस लेके अपने फ्रेंचाइजीज उनके घर गए और उनको विड्रॉल की सर्विस दी। ये रहे उसके कुछ पिक्चर्स। ये सारे कोविड के दौरान जब घर जाकर सर्विस दी गई थी। देखिए, बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है, तो ये रहा उसका एक ओवरव्यू, जिसमें ई हेल्थ, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट्स, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर कोई केंद्र है जिसमें बैंकिंग चल रहा है, केंद्र चल रहा है, अगर साथ में एटीएम भी हो तो बिजनेस बढ़ जाता है। रीजन, देखिए क्या होता है, एटीएम बहुत ही जरूरी है, राइट। एटीएम हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी जरूरी सर्विसेज है। जब ये सारी चीजों को इकट्ठा रखा जाता है तो कॉस्ट एक तरह से मैं बोलूंगा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। कुछ कस्टमर्स एटीएम के लिए आ रहे हैं, कुछ कस्टमर्स इंश्योरेंस के लिए आ रहे हैं, कुछ पर्सनल लोग बैंकिंग के लिए आ रहे हैं। तो सारी चीजें साथ में रखना, यानी कि केंद्र में एटीएम लेना, उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस है हमारे पास, ऑनलाइन शॉपिंग है, इतनी सारी सर्विसेज है। अभी अभी हमने ई कॉमर्स की पूरी प्रेजेंटेशन देखी है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत कुछ देखा। तो आसानी से अपनी फ्रेंचाइजी 3 से 5 लाख रुपए 3 महीने में बना सकती है। देखिए, ये पूरी लिस्ट है अलग अलग बैंक की, जिसके अभी हम फिलहाल बीसी पॉइंट देते हैं, जिसमें से 14 जो है पीएसयू बैंक्स है और एक इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक है, एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, ओके। तो पूरे जो अपने 14,000 बीसी पॉइंट है वो इन 15 में बटे हुए हैं। हमारे जो यूएसपी की अगर मैं बात करूं, वक्रांगी की, तो बैंकिंग की सर्विस सबसे अच्छी पुल सर्विस है। लोग खुद ब खुद आते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नहीं करना पड़ती। ट्रस्ट पॉइंट हो जाता है जहाँ पे बैंकिंग सर्विस चल रही है, फुटफॉल बढ़ जाते हैं वहां पर। तो वो एक बार वहां पे आगे फिर क्रॉस सेलिंग हो पाता है, बाजू में ही केंद्र है, तो केंद्र से आप बाकी सर्विस ले लो, ऐसे। और देखिए, हम लोग एक फ्री एश्योर्ड बीसी पॉइंट दे रहे हैं। क्या होता है कि जब कोई केंद्र लेता है फ्रेंचाइजी, उसी में हम बीसी पॉइंट दे देता है, उसके लिए कोई अलग चार्जेस नहीं होते। और अगर मैं एसबीएम के बीसी पॉइंट की बात करूं, तो 7 वर्किंग डे में शुरू होता है, 3 इजी स्टेप। बीसीए कौन बनेगा, आईएफएससी कोड नियरेस्ट बैंक ब्रांच का, और उसके बाद में सेटलमेंट अकाउंट खोल कर उसकी डिटेल्स अपडेट करना। उसके ठीक 7 वर्किंग डेज में एसबीएम का बीसी पॉइंट शुरू हो जाता है। हाईएस्ट कमीशन है मार्केट में, फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग है, इंस्टेंट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है। देखिए क्या होता है ना, अकाउंट ओपनिंग के लिए अभी भी पीएसयू बैंक्स में फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे उनको फॉर्म भरना पड़ता है और फिर वो नियरेस्ट बैंक ब्रांच में ले जाकर देना भी पड़ता है, और इसमें काफी दिन वेस्ट हो जाता है। एसबीएम में ऐसे नहीं है, एसबीएम में आपने आधार नंबर डाला, बायोमेट्रिक फिंगर का बायोमेट्रिक स्कैन लिया, ई केवाईसी पूरा हो जाता है। उसके बाद में जिसका अकाउंट खोलना है उसका नाम एड्रेस एंटर किया, अगर नॉमिनी है तो उसकी डिटेल्स, वरना उसे स्किप करते हैं। तो ये प्रोसेस 3 से 5 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग स्पीड पर अगर हम देखें तो 10 से 15 मिनट में एक डिजिटल अकाउंट खुल जाता है। साथ ही साथ इंटरऑपरेबल बैंकिंग है, यानी कि कोई भी बैंक के कस्टमर यहाँ पे आकर पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
AEPS के जरिए, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो भी अवेलेबल है, जिसे DBT कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। और सारी बैंकिंग की सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, RD, FD, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और PSU बैंक में क्या होता है ना कि स्कीम्स होती है अलग अलग गवर्नमेंट की, जिसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम आता है, उसके टारगेट होता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी SBM का BC पॉइंट लेते हैं, SBM, NSDL या नैनीताल बैंक, तो इन बैंक्स में सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कोई टारगेट नहीं होता, यानी कि कोई टारगेट नहीं रहेगा सोशल सिक्योरिटी का। वो एक तरह से एक प्रेशर बना रहता है BC पॉइंट पर। हाँ, अगर कोई PSU बैंक है तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या अटल पेंशन योजना, इसके लिए लोग भी आते हैं, ये सर्विस रहती है वहां पर। बट उसका टारगेट भी होता है PSU बैंक में, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स। अर्निंग पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, लोगों ने कितने पैसे बनाए। ये फ्रेंचाइजी है, 1,11,000, 78,000, 98,000, 94,000, इतने पैसे ये लोगों ने सिर्फ बैंकिंग से बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी टेस्टिमोनियल्स दी है। ओके, आप YouTube पे जाकर ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे लिंक है, आपको ये PDF मिल जाएगा, आप जरूर देखना कि इन्होंने कितने पैसे बनाए। ये प्रति महीने 1.5 लाख कमा रहे हैं, ये 2 से 3 लाख कमा रहे हैं, और इनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी, कैसे इन्होंने बिजनेस बढ़ाया। देखिए कमीशन की अगर हम बात करें, ओके, तो फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी का क्या कमीशन है, सबसे बढ़िया है पूरे मार्केट में। अभी यहाँ पर दिया है विदाउट GST हटाकर, और ये GST के साथ, ठीक है। और ये अलग अलग सर्विस, तो मैं आपको एक शॉर्ट इसमें बता देता हूँ। अगर कोई कस्टमर आता है अकाउंट खोलने, ओके, तो वो अकाउंट खोलता है जीरो बैलेंस, जीरो चार्जेस के साथ, वर्चुअल कार्ड के साथ में खोलता है, जिसमें एनुअल चार्जेस भी नहीं है। इसमें फ्रेंचाइजी कमाती है 30 रुपए, मास्टर फ्रेंचाइजी कमाती है 10 रुपए। दूसरा, कोई आते हैं वो खोलते हैं सेम अकाउंट, सब कुछ फ्री है, जीरो बैलेंस, जीरो चार्जेस, जीरो एनुअल चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। और वर्चुअल कार्ड भी मिल रहा है, प्लस ये जो है डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है। तो जो डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनको पे करना है 175 प्लस GST। इन्होंने पे किया, अब फ्रेंचाइजी ने कमाए 50 रुपए, मास्टर फ्रेंचाइजी ने कमाए 15 रुपए, एक्सक्लूडिंग GST। तीसरा सिनारियो, ऐसे कस्टमर आ गए जिनके पास SBM का BC पॉइंट है, ठीक है, लेकिन डेबिट कार्ड नहीं है इनके पास। तो यहाँ आ गए, इन्होंने कहा हमें सिर्फ डेबिट कार्ड चाहिए, तो डेबिट कार्ड के इन्होंने 175 प्लस GST दे दिए। फ्रेंचाइजी ने कमाए 20 रुपए, मास्टर फ्रेंचाइजी ने कमाए 5 रुपए, एक्सक्लूडिंग GST। तो ये वाला ऑप्शन याद रखिए। बहुत सारे लोग जिसको SBM का अकाउंट है, डेबिट कार्ड नहीं मिला है, ओके, शुरुआत में SBM ने फ्री में BC पॉइंट से डेबिट कार्ड दिए थे फ्री में, बाद में स्टॉप हो गया। अभी जितने भी कस्टमर्स हैं जिसे डेबिट कार्ड चाहिए, उनको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और 175 प्लस GST भरना पड़ेगा, जिसमें फ्रेंचाइजी का कमीशन और मास्टर फ्रेंचाइजी दोनों का कमीशन भी बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, FD। जब कोई कस्टमर आके FD ओपन करते हैं, 0.30% अमाउंट का जाता है एज अ कमीशन टू फ्रेंचाइजी, और 0.10 जाता है मास्टर फ्रेंचाइजी को एज कमीशन। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल अगर कोई करता है तो 0.31% कमीशन मिलता है अपनी फ्रेंचाइजी को, एक्सक्लूडिंग GST। हाँ, एक कैपिंग होती है 10 रुपए की, यानी कि 10 रुपए से अधिक नहीं मिलेगा। और मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है 0.05%,
यानी कितना हुआ, ये 1.5 रुपए तक होता है मैक्सिमम कैपिंग। लास्ट EMI कलेक्शन पे फ्रेंचाइजी को मिलता है 0.28%, मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है 0.04%। और बहुत जल्द कैश मैनेजमेंट की सर्विस भी शुरू होने वाली है अपने SBM के BC पॉइंट पर। साथ ही साथ जो माइक्रो ATM है वो भी एनेबल हो जाएगा। DBT की जो सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सारी हो चुकी है नरेगा को छोड़कर। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे बचे हैं। तो बहुत जल्द अलग अलग स्टेट के जो DBT की सर्विस है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं बैंकिंग में। देखिए, एक फ्रेंचाइजी के पास एक लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस और एक एजेंट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि PSU बैंक्स का आज जो अभी नया रिक्वायरमेंट है, तो वो नहीं चाहते कि जो जहाँ पे बैंकिंग की सर्विस दी जा रही है वहां पे वो मल्टीपल सर्विस वही एजेंट दे। तो डेडिकेटेड बैंकिंग ऑपरेटर होना जरूरी हो जाता। अभी आगे देखते हैं। फिजिकल कैश बैलेंस 3 दिन का वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। और सेटलमेंट अकाउंट में बैलेंस रखना भी जरूरी है क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने पड़ते हैं सेटलमेंट अकाउंट से, वॉलेट से, इसलिए। देखिए, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे अगर फ्रेंचाइजी फॉलो करेंगे तो बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा। जो केंद्र विद ATM है, ओके, ये आपको इम्प्लीमेंट कराना है। ओके, जो केंद्र विद ATM है ना, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ओके, या आप सेटअप करना है कि जिसमें केंद्र और ATM साथ में हो। ओके, रीजन जो भी आप नए बिजनेस ला रहे हो उसको आपने अगर केंद्र विद ATM लाया तो बिजनेस ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ATM है, कस्टमर ATM के लिए आएंगे, बैंकिंग के लिए आएंगे, केंद्र के लिए आएंगे, इतनी सारी सर्विसेज होगी तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बिजनेस बढ़ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ भरोसा भी होता है। देखा गया है नॉर्मल, जहां पर ATM लगे रहते हैं तो लोग वहां पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये बाकी सर्विसेज को भी ड्राइव करता है, बिजनेस बढ़ जाता है। कॉस्ट भी एक तरह से, एक्सपेंसेस एक तरह से शेयर हो जाता है कि इतनी सारी से चीजें चल रही है ना, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाता है। राइट लोकेशन का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, आप NOC देते हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रेंचाइजी जगह सेलेक्ट कर रहे हो बहुत ही अच्छी है। यानी कि वहां पे ऑलरेडी फुटफॉल अच्छा खासा है, मार्केट एरिया है, बस डिपो, रेलवे स्टेशन के करीब, या मार्केट एरिया है जहाँ पर भीड़ होती है, लोग वहां से गुजरते हैं, या लोगों की नजर में आएगा ये BC पॉइंट। ऐसी जगह सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं भी हो पाता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे डायरेक्शन बोर्ड लगाना, ग्लो साइन बोर्ड लगाना, और भी ऐसी चीजें हैं जिससे उसे हाईलाइट किया जा सकता है। मगर जितना हो सके ये विजिबल हो, मार्केट एरिया, फुटफॉल एरिया में हो। और दूसरी चीज, अपना BC पॉइंट हर नॉन बैंकिंग डे पे चलना चाहिए, यानी कि पब्लिक हॉलीडे हो गए, संडे हो गए, जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त अगर BC पॉइंट शुरू है, चालू है, तो लोग वहां पर बहुत ही भारी तादाद में आते हैं। सर्विस का अवेयरनेस बढ़ाइए। ओके, रीलॉन्च कीजिए एग्जिस्टिंग केंद्र को, यानी कि देखिए सारी सर्विसेज बराबर चल रही है जो एग्जिस्टिंग है, और उनको रीलॉन्च कीजिए। ब्रांडिंग के एलिमेंट्स पे काम कीजिए, वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाइए ताकि लोगों को पता तो चले, ठीक है SBM का BC पॉइंट है, मगर क्या बाकी बैंक वाले यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं? उनको पता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता होगा यहाँ पे तो चार्ज लगते रहेंगे पैसे निकालने के, कैसे निकाल। इसके साथ जैसे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की सर्विस है, अब कस्टमर आते हैं हमारे BC पॉइंट पर, SBM पर, और पैसे निकालते हैं खुद के अकाउंट से, राइट, AEPS के जरिए। मगर जब खुद के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने की बात आती है तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं होता किसी भी BC पॉइंट पर, यानी कि एक BC पॉइंट से आप दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं डाल पाते, राइट। मगर हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। हमारे पास सर्विस है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। ओके, तो जो कस्टमर है वो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के जरिए खुद ही के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। और आप ही सोचिए, अगर 1,000 रुपए डालने हैं, 10 रुपए अगर खर्च हो जाते हैं
तो इससे ज्यादा तो ट्रैवलिंग में खर्च होगा उनको बैंक पहुंचकर वो पैसे डालने में। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रेंचाइजी को ध्यान रखना है कि कभी भी वो कैश आउट ना हो, उनके पास पैसे रहे, ताकि कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो निराश होके ना जाए। ठीक है, ट्रेंड है, हमने देखा है जो एटीएम की सर्वे में, एटीएम पर अगर कैश आउट हो जाता है, एटीएम में पैसे नहीं है, तो वो लोग दोबारा आते हैं 32 डेज के बाद। ठीक है, तो ये चीज ना हो, इसके लिए ये कोशिश करना है कि जो हमारे बीसी पॉइंट है, ओके, उसके अंदर पैसे जो है ना, वर्किंग कैपिटल वो बना रहे। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जिससे बिजनेस स्मूथ हो, ऑपरेशंस अच्छे चले, बेस्ट प्रैक्टिस। देखिए, आपको फ्रेंचाइजी को ये कन्वे करना है कि वो ब्रांच मैनेजर से अच्छा रिलेशन बना के रखें, क्योंकि जो कैश की जरूरत पड़ती है, राइट, वर्किंग कैपिटल, तो उसके लिए वो रेडी रखते हैं। और दूसरी चीज, अगर समझिए पीएसयू बैंक का बीसी पॉइंट लिया है, तो जो टारगेट्स आता है ना ट्रिपल एस ट्रांजेक्शन के, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के, वो उसको रिड्यूस, मतलब रिड्यूस तो नहीं, लेकिन वो उसमें उनको हेल्प करते हैं या उनको गाइड करते हैं। ठीक है, ये अभी दूसरा जो है डाइवर्ट ऑफ कस्टमर्स। देखिए, बहुत अच्छा रिलेशन होगा ना, तो लोग बैंक ब्रांचेस क्या करते हैं, वो डाइवर्ट करते हैं बीसी पॉइंट पर। बहुत भीड़ है, उनको पता है नजदीक में बीसी पॉइंट है, वहां से आने वाले कस्टमर्स को बोलते हैं आप इतना दूर मत आइए, आप उसी बीसी पॉइंट पे चले जाइए, ताकि आपका ट्रैवलिंग बच जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये कब होगा, जब रिलेशनशिप उतने अच्छे होंगे और पोलाइट बिहेवियर रहेगा कस्टमर के साथ, बहुत ही अच्छा रिलेशन रहेगा। कभी कभी दिन सर्विस भी डाउन रहती है तो भी कस्टमर वापस आता है, राइट? क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि नहीं, ये जगह अच्छी है, लोग अच्छे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह मदद करता है। बहुत ही अच्छा रिलेशन आपको भी रखना है रीजनल ऑफिस के साथ, लिंक किए हुए जितने भी ब्रांचेस हैं उनके साथ। ठीक है, ताकि फ्रेंचाइजी और बैंक्स के बीच में वो रिलेशनशिप बना रहे। तो आपको वो कैटलिस्ट का काम करना है सबके बीच में। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए, ये आप कन्वे कीजिए अपने फ्रेंचाइजीज को, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि राउंड ट्रिपिंग होती है, तो एक बैड प्रैक्टिस होती है, मैल प्रैक्टिस, जिसमें पैसे जो है ना, ब्लैक मनी को रोलिंग किया जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहता है, जिसके अगेंस्ट आरबीआई ने शुरू किया था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे रूल्स और सारी चीजें आती है, मगर हम जो ट्रेनिंग में कवर करते हैं ना, उसके अंदर मेजर पॉइंट्स कवर हो जाता है। अगर वो फ्रेंचाइजी प्रॉपरली फॉलो करे जो गाइडलाइंस उनको दिए गए हैं, तो वो कभी भी ये सारी चीजों में नहीं गिरेंगे। उनको बताना है कि राउंड ट्रिपिंग ना करे फंड्स का, गलत प्रैक्टिस में ना आ जाए, क्योंकि उसमें जेल भी हो सकती है। ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमारे बीसी पॉइंट को फॉलो करना है। देखिए, मिनिमम ट्रांजैक्शंस, देखिए एसबीएम या प्राइवेट बैंक जो है ना, उसमें ये नहीं रहता। जो भी पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स, उसमें ये टारगेट रहता है। तो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग जो होता है वो 300 अकाउंट होने चाहिए, और पीएमएसबीवाई में 150 होना चाहिए, ये क्वार्टरली टारगेट है। ठीक है, और पीएमजेजेबीवाई में 60 होने चाहिए, और एपीवाई में 60 होने चाहिए, ये क्वार्टरली टारगेट है। तो पीएमएसबीवाई क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2 लाख का कवर सिर्फ 20 रुपए में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा स्कीम होता है 18 से 70 साल के बीच वाले लोगों को, जिसमें एक्सीडेंटल कवर, फुल डिसेबिलिटी और ऐसी बहुत सारी चीजें कवर होती है। तो ये आपके फ्रेंचाइजी को बेचना है, याद रखिए, उनको हम पूरी डिटेल ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा जो है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2 लाख रुपए का कवर, 436 रुपीज, 18 से 50 साल के बीच की आयु के लोगों के लिए कवर, इसमें 2 लाख रुपए का है। वैसे ही आता है एपीवाई अटल पेंशन योजना, जिसमें 1000 से 5000 रुपए तक भरा जा सकता है। सॉरी, इतना उनको पेंशन मिल सकता है, 1000 से 5000।
और सिर्फ 42 रुपीज हर महीने देकर ये किया जा सकता है। तो अटल पेंशन योजना जो है, ये उसका चार्ट है। यहाँ पे देखिए एज का चार्ट दिया है, 18 से लेके 39 ईयर्स तक है, और पीरियड यहाँ पे दिया है 12 साल से लेकर 42 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स, इतने साल तक वो भर सकते हैं। ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए दिया है। अब मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कितना पैसा भरना होगा ताकि 1.7 लाख का बेस हो जाए, मतलब अमाउंट कलेक्ट हो जाए, और मंथली 1,000 रुपए मिल सके, या 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो ये जो फ्रेंचाइजी है, ये चार्ट दिखा सकते हैं अपने कस्टमर को कि आपको मंथली कितने चाहिए, 5,000 चाहिए, ठीक है, आपका एज, ठीक है, इतना है, आपको कितने भरने होंगे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, ताकि आपको आगे जाकर महीने के 5,000 मिल सके। नेक्स्ट कुछ बेनिफिट्स देखते हैं एसबीएम के पॉइंट के। तो वक्रांगी और एसबीएम का जो टाई अप हुआ है, तो एसबीएम को वक्रांगी के फ्रेंचाइजी के जो पूरा ओवरऑल लुक्स है, ब्रांडिंग है, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब एकदम बहुत ही फिट है, अप्रोप्रिएट है। इसीलिए हमारे पास जो एसबीएम के बीसी पॉइंट खुलते हैं, इसमें सिर्फ वर्चुअल वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, यानी बीसी पॉइंट में इनका हैसल फ्री होगा, एक हफ्ते में मिल जाएगा, 7 वर्किंग डेज में। कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी एक्टिवेशन के लिए, और जीरो बैलेंस आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग होगा। कोई प्रेशर नहीं है ट्रिपल एस ट्रांजैक्शन का। कैश विड्रॉल कोई भी बैंक के कस्टमर आके कर सकते हैं खुद के अकाउंट से। कस्टमर को कोई चार्जेस नहीं होते कैश विड्रॉल या डिपॉजिट के लिए, उनके लिए ये बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन करने की तरह है। हाईएस्ट कमीशन मिल रहा है इंडस्ट्री में। माइनर का अकाउंट ओपनिंग भी है, जो बीच में फ्रीज किया गया था, रोक दिया गया था, तो ये सर्विस वापस से एनेबल हो जाएगी। फिजिकल डेबिट कार्ड और को ब्रांडेड होता है एसबीएम और वक्रांगी के नाम से डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका अभी चार्जेस है 175 रुपीज प्लस जीएसटी। अगर वो कार्ड ना ले तो उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, सब जीरो है। सिर्फ डेबिट कार्ड के 175 प्लस जीएसटी का चार्ज है। ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अगर कंपैरिजन देखिए वर्चुअल कार्ड के साथ जीरो बैलेंस अकाउंट, वक्रांगी में 30 रुपए कमाई की फ्रेंचाइजी, यही चीज पियर्स यानी कि कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे, 15 रुपए, 20 रुपए कार्ड के साथ में। जहाँ पे 175 प्लस जीएसटी भरना है कस्टमर को, फ्रेंचाइजी वक्रांगी में कमाएगी 50 रुपए, कॉम्पिटिटर देते हैं 35 रुपए, दूसरी जगह पे ये है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही है आगे। तो अगर मैं कंपैरिजन देखूं, एफडी में हमारे यहाँ पे 0.30% है, कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन विड्रॉल डिपॉजिट 0.31%, बाकी कॉम्पिटिटर क्या दे रहे हैं, 0.1 या 0.10 या 0.15, लेकिन हम दे रहे हैं 0.31, बहुत बड़ा फर्क है। और आपको एक बात बता दूं, कॉम्पिटिटर के इधर अकाउंट खोलने के लिए 50 रुपए लगता है, और फिजिकल डेबिट कार्ड अगर वहां पे चाहिए तो 199 से लेके 500 रुपए तक भरना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पे वक्रांगी में एसबीएम काफी सस्ता है, क्योंकि जीरो चार्जेस है, सिर्फ डेबिट कार्ड के लिए 175 प्लस जीएसटी है। तो ये सारे सेम पॉइंट्स है, एसबीएम का बीसी पॉइंट एक हफ्ते के अंदर मिल जाता है। तो 3 आसान स्टेप, बीसीए कौन बनेगा, सेटलमेंट अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करना, उसके बाद में 7 वर्किंग डे में बीसी पॉइंट चालू हो जाता है। देखिए एक्सक्लूसिव बीसी पॉइंट होना जरूरी है, अभी आजकल ये बैंकिंग का रिक्वायरमेंट है कि हम वो क्लब करके नहीं रख सकते वहीं पर एटीएम बैंकिंग और केंद्र नहीं। अब पीएसयू बैंक का जो भी सेंटर होता है वो अलग रखना पड़ता है, इट हैज टू बी सेपरेट, उसके साथ कोई और सर्विस क्लब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक एक्सक्लूसिव बीसी आउटलेट, डेडिकेटेड बीसी एजेंट, यानी कि बैंकिंग के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन होना जरूरी है। और जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल है, दिन में जो भी पैसे लगते हैं ना, वो 2 से 3 दिन के पैसे बीसी पॉइंट के पास होने चाहिए, कुछ कैश में, कुछ अकाउंट में, वॉलेट के अंदर,
ताकि ट्रांजैक्शन स्मूथली चल सके अगर बीच में पब्लिक हॉलिडे आते हैं तो। कुछ चीज़ें जैसे कि वर्चुअल कार्ड इश्यूएंस होता है, तो वर्चुअल कार्ड मिलता है अपने कस्टमर्स को, यूपीआई जिस पर चलता है। फिजिकल डेबिट कार्ड दिया जा रहा है जिसका चार्जेस है 175 प्लस जीएसटी। अकाउंट ओपनिंग आधार के साथ होता है, आधार ओनली, पैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्सिडी ट्रांसफर एसबीएम अकाउंट में भी हो रहा है। देखिए, एमजी नरेगा, सिर्फ ये छोड़कर बाकी सब में डीबीटी चालू हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के लिए हर स्टेट का अलग है, उसमें थोड़े हो चुके हैं, थोड़े बचे हैं, ठीक है? कुछ दिनों में वो भी एक्टिव हो जाएँगे। एसबीएम कस्टमर का कैश विथड्रॉवल डिपॉज़िट होता है आसानी से, बाकी दूसरे सब बीसी पॉइंट पर भी हो जाता है और अभी तो डेबिट कार्ड मिल जाता है, तो डेबिट कार्ड से कहीं से भी निकाल सकते हैं और रियल टाइम सेटलमेंट होता है, ओके, अपने बीसी पॉइंट के लिए। तो डिस्पैच जो है ना कार्ड्स का अपने कस्टमर्स के लिए शुरू हो चुका है, ओके? और बाकी चीज़ें भी अभी सारी चालू हो चुकी हैं। अभी सपोर्ट के लिए याद रखिए, आप मास्टर फ्रेंचाइज़ी हो, मास्टर फ्रेंचाइज़ी टीम हो, ओके? आपको क्या करना है, जब फ्रेंचाइज़ी का इश्यू आता है, उससे पहले आप समझिए, उनको टिकट रेज़ करने लगाइए, ओके? टिकट सही तरह की टिकट रेज़ करेंगे, तो इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप उनका इश्यू समझकर, उनकी टिकट नंबर, उनकी डिटेल्स लेकर ईमेल पर ओके, आप शेयर कर सकते हो स्पॉक्स के साथ या स्पॉक्स को आप कॉल कर सकते हो, डिले ना हो उसलिए। लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक स्पॉक को कॉल कीजिए जैसे कि ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग किसे कहते हैं? जब कोई फ्रेंचाइज़ी जुड़ रही है, बैंकिंग की सर्विस वो ले रही है, ओके? तो बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट होने तक वो जो पूरा प्रोसेस है उसे कहा जाता है ऑनबोर्डिंग, ओके? तो ये 3 लोग हैं जिनके नाम, नंबर, ईमेल दिए हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशंस, बैंकिंग सर्विस एक्टिव हो गई, उसके बाद में जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं यानी कि बैंकिंग सर्विस चला रहे हैं, उस वक़्त जो दिक्कत आती है, वो ऑपरेशंस में आता है। उनके लिए उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं राजीव झा जी से, ये उनका नाम, नंबर, ईमेल और एसबीएम का एक वॉलेट है, अगर उसमें इश्यू आता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो विजय जी से कनेक्ट कीजिए, ये उनका नाम, नंबर, ईमेल है। तो ये था एसबीएम का बैंकिंग का इंडक्शन अपनी मास्टर फ्रेंचाइज़ी के लिए। अभी मैं आप सभी को बताऊँगा, एक और छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन है, जो है एसबीएम के सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में। जिसके अंदर सर्विस रिक्वेस्ट कैसे रेज़ करते हैं उसके बारे में है। मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, मैं वो पीपीटी ओपन कर रहा हूँ।
ओके, तो मैं आपको बता दूं एसबीएम का सर्विस रिक्वेस्ट का मैनुअल। देखिए हाल ही में जो हमारी बैंकिंग की टीम है, तो ये टीम ने अभी प्रिपेयर किया था ये डॉक्यूमेंट और शेयर किया था, जो अप्रूव हुआ था हमारे मैनेजर्स से। मतलब जो बैंकिंग टीम है उन्हीं के जो सीनियर्स है, एचओडी, उन्होंने अप्रूव किया था। तो ये उसी पे बेस्ड है। ओके, देखिए ये कुछ वर्ड्स के डेफिनेशन। बीसीए मतलब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट, एसबीएम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एचओ इज हेड ऑफिस, वीकेएमएस वक्रांगी केंद्र मैनेजमेंट सिस्टम, वीकेआईडी वक्रांगी केंद्र आईडी। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, कुछ 6 सिनेरियो है जिसके लिए जो सर्विस रिक्वेस्ट रेज होती है, वो सिनेरियोस के लिए कुछ डिटेल्स चेंजेस किए गए। ओके, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला, कस्टमर जो है उसका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अकाउंट फ्रीज इशू, इस टाइप के इशू में क्या होगा, कस्टमर खुद या तो अपने फ्रेंचाइजी बीसीए, वो कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे। ये रहा टोल फ्री नंबर 1800-103-3817। ओके, और वहां पर कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया स्टेप 1। कंप्लेंट करने के बाद दूसरा स्टेप, वो अपने वीकेएमएस पे जाएंगे। ओके, और वीकेएमएस के अंदर वो सपोर्ट टिकट रेस करेंगे, जिसके अंदर बैंकिंग सिलेक्ट करके स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, आगे वो सिलेक्ट करेंगे अकाउंट इशू। ओके, और आगे डिटेल में पूरी डिटेल्स मेंशन करेंगे। यहाँ पे अकाउंट फ्रीज आएगा। ओके, और यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। तो वो जाएंगे बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, अकाउंट फ्रीज ऑप्शन, और ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन उनको कैप्चर करनी है। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ये कंपलसरी इंफॉर्मेशन है। ये करने के बाद में अगर कोई फोटो है तो वो लगाना होता है, मतलब स्कैन कॉपी। तो इसमें क्या लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड कस्टमर का पैन और आधार का स्कैन कॉपी। ओके, ये 1 MB के अंदर। दूसरा, उसके बाद में इसको सबमिट कर देना। तो ये इतना सरल है। दूसरा सिनारियो, यूपीआई पेमेंट इशू। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई पेमेंट यानी कि वॉलेट, जैसे कि पेटीएम है, गूगल पे है, या फोन पे है, ये सारे होते हैं यूपीआई पेमेंट। तो उसका इशू आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह से टिकट रेज होगा। तो इसके भी स्टेप्स देख लेते हैं झटपट। बैंकिंग में मैं स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करना है यूपीआई पेमेंट इशू। आगे ये डिटेल्स मेंशन करनी है कंपलसरी। नेक्स्ट, उसके बाद में अगर ट्रांजैक्शन, जो कस्टमर के ट्रांजैक्शन है, उसकी रिसीट की स्कैन कॉपी, ये करके उसको अटैच करके 1 MB के अंदर रखिए, और अटैच करके रेज कर दीजिए सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, आपके पास ये इश्यूज आएंगे। ओके, तो उनको ये किस तरह से आपको गाइड करना है कि इस तरह से टिकट रेज करो। स्टेट बैंक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट इन वीकेएमएस। देखिए अगर उनको स्टेट बैंक को जो है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, उसका बैंक स्टेटमेंट नहीं निकल पा रहा, तो वीकेएमएस में उसकी रिक्वेस्ट डाली जा सकती है। तो बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस सिलेक्ट करेंगे सब कैटेगरी में, और इशू टाइप में सिलेक्ट करेंगे स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। वो करने के बाद में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैंडेटरी, ये कैप्चर करेंगे डिटेल्स में, नोट्स में, और टिकट रेस कर देंगे। तो रेजोल्यूशन उनको मिल जाएगा। ओके, ईमेल किया जाएगा स्टेटमेंट। अगर कोई यूपीआई का पिन नहीं सेट कर पा रहे, यूपीआई वॉलेट, ओके, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, वो पिन नहीं सेट कर पा रहे हैं, एसबीएम का अकाउंट है,
तो इस तरह से टिकट बनेगी। बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस अनेबल टू सेट यूपीआई पिन ऑप्शन। तो वहां पर है ऑप्शन, सारे ड्रॉप डाउन में है, सिलेक्ट करना है सिर्फ, और ये डिटेल्स कैप्चर करनी है नोट्स में, और फिर टिकट रेज कर देनी है। वैसा ही सेम आएगा डिस्प्यूट। कोई एक ट्रांजैक्शन है, कस्टमर बोलते ये हमने नहीं किया, ठीक है, ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें भी बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, और आगे सिलेक्ट करना है डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, और कंपलसरी ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है। और कस्टमर का जो ट्रांजैक्शन का रिसीट होगा उसका स्कैन कॉपी अगर लगा सके तो वो करना है। लास्ट सिनेरियो, यूपीआई आईडी यूजिंग थर्ड पार्टी ऐप। एक एरर आ रहा है जिसकी वजह से यूपीआई की आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही है। और कहाँ पे कर रहे हैं ये? थर्ड पार्टी ऐप पर, यानी कि गूगल पे पर है, फोन पे पर है, पेटीएम पर है, वहां पर वो यूपीआई की आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास एसबीएम का अकाउंट है, थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर है, वो वहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे टिकट रेज होगा। बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एरर क्रिएटिंग यूपीआई आईडी यूजिंग थर्ड पार्टी ऐप ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये रेस करना होगा। कंपलसरी ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है और अकाउंट में, सॉरी, इसमें टिकट रेस कर देना है। अभी तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, क्योंकि मैंने शुरुआत में सुना था कि कुछ क्वेरीज थी जो इसी से रिलेटेड थी। अभी हम लोग Q&A की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट, आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है, और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था इनके डेबिट कार्ड कब तक आ जाएंगे? अकाउंट ओपन करे हुए काफी टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए सर। ओके, तो गौरव कुमार जी, मैं आपको बता दूं, जो 4-5 महीने पहले जो अकाउंट खुले थे, ओके, जी अभी जो है उनको 175 प्लस जीएसटी पे करना होगा डेबिट सर, कार्ड के लिए। सब कस्टमर, सुनिए मेरी बात, सब कस्टमर पे करने के लिए तैयार है। और उनके डेबिट कार्ड सर मैंने अप्लाई खुद से कर रखे हैं, लेकिन उनके डेबिट कार्ड कितने टाइम में आ जाएंगे ये पूछना चाह रहा हूँ। सर कस्टमर पे करने के लिए तैयार है, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। बहुत जल्द जी आपकी सिस्टम में, मतलब फ्रेंचाइजी के सिस्टम में जहां से वो ऑपरेट करते हैं, वहीं पर उनको जी ऑप्शन दिखेगा फॉर डेबिट कार्ड, जी ठीक है। जी जी और वहां से अप्लाई कर पाएंगे डेबिट कार्ड, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए रिक्वेस्ट ले पाएंगे। जी वो जी जी। फीचर और सर अभी तक एनेबल टाइम नहीं हुआ है, थोड़े दिन में वो एनेबल होगा। और डिस्पैच देखिए, जो 10-15 दिन का जो नॉर्मल डेज होता है, जिसे उन्होंने पे किया, अप्लाई किया, वो उतने दिन में वो बाय कुरियर पोस्ट उनको मिल जाएगा। जी 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 जी। और सर माइनर अकाउंट का? तो माइनर अकाउंट का मैंने ट्रेनिंग में भी बताया था, वो फ्रीज हुआ था बीच में, तो वो अभी जी, रीएक्टिवेट होगा कुछ टाइम में। ये सब अभी कुछ दिनों में हो जाएगा। कि तो कुछ अभी सर मैं फिलहाल तो यूट्यूब। आप अपने अपनी जो जी फ्रेंचाइजीज है ना, उनको बताइए ये जो नए टिकट के जो ऑप्शन डाले हमने, किसी का अकाउंट जी फ्रीज हो गया, या ये जितने भी नए नए सिनारियो है, उसमें कौन जी सी डिटेल इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है। ये आपको पीडीएफ भी हमने भेजा था, वापस भेज देंगे, ठीक है। जी इसकी डिटेल वीडियोस मैंने बनाकर, ये जो सर्विस रिक्वेस्ट की डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब के द्वारा भेजी थी 1 घंटे की, जिसमें जी बहुत जी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो भी आपको मिल जी जाएगा, और पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ जी वो जी फ्रेंचाइजी को बताना है कि उनको टिकट इसके रेस करने हैं। जी सर, और एक जानकारी और चाहिए थी सर। बोलिए ना। जो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के पुराने बीसी है यूबीआई बैंक के, जी जी, तो उन्हें अगर वो ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं या उनका कोड इनएक्टिव है, तो उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए जी क्या होता है, अभी किसी के इधर पे इनएक्टिव अगर है, देखिए ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं तो आपको मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इशू क्या है, कंसर्न क्या है, क्या उनके जी इधर जी प्रॉपर मात्रा, सही तरीके से मार्केटिंग नहीं हो रही है, जैसे कि वो फुटफॉल वाले एरिया में नहीं, थोड़े अंदर है, डायरेक्शन बोर्ड लग जाएंगे,
जी जी कुछ जी और जी लगाना पड़ेगा, कुछ और बाहर बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोगों को पता चले यहाँ पे बैंकिंग की सर्विस है। अभी तक तो जी जी बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि हाँ यहाँ पर मैं भी पैसे निकाल सकता हूँ, मैं तो दूसरी बैंक का कस्टमर हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं भी निकाल सकता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है। इंटर बैंकिंग जी जिसे जी कहते हैं, एईपीएस, जी बहुत कम लोगों को पता होता है। तो वो एक चीज होती है। दूसरा, अगर कोई इनएक्टिव है जो बैंकिंग यूज ही नहीं कर रहा है और वो जी बैंकिंग बंद करना चाहता है, तो देखिए उसके अंदर आपको ना चेक करना पड़ेगा अपने बैंकिंग के स्पॉक के साथ। क्या होता है कि जी पीएसयू के जो बैंकिंग के बीसी पॉइंट होते हैं वो लोकेशन वाइज दिए जाते हैं, तो वो कहाँ पे दे जी सकते हैं किस, तो वो एक बार चेक करके वेरीफाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए ब्रांच पॉसिबिलिटी है कि मैनेजर से विजिट किसी करें। ने अपना बीसी पॉइंट रैप अप किया, किसी और फ्रेंचाइजी ने उस पीएसयू बैंक का बीसी पॉइंट ले लिया, राइट। तो ये भी जी पॉसिबल है। उसके लिए उनको ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, अपना केंद्र चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, मगर वो बीसी पॉइंट नहीं चला रहे, मगर ले रखा है किसी जी पीएसयू बैंक का। तो वो सिचुएशन में वो उसे बंद कर रहे हैं और वो एसबीएम पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये वाला नजदीक में किसी और फ्रेंचाइजी ने अप्लाई किया, उनको मिल रहा है। मगर ये आपको बैंकिंग स्पॉक से चेक करना पड़ेगा, ऑन बोर्डिंग टीम से, वो आपको गाइड करेंगे। और सारी चीजें अगर मतलब एज पर जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके अनुसार रहा तो ही ये हो पाएगा। जी जी। नहीं, उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है, और सर क्या क्या बैंकिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके स्पॉक लिए? से आप कनेक्ट करेंगे, ओके, जी वहां पे चेक करेंगे ये तो पॉसिबल है क्या। जी जी, तो इसके लोकेशन लिए वाइज ब्रांच चेंज होगा मैनेजर। सर, सिनेरियो वाइज चेंज होगा, तो मैं कोई जेनरिक आंसर सभी के लिए नहीं दे सकता, जी जी वो गलत जी होगा सर। जी, वो तो बात सही है सर। और सर जिनके मगर ये ये पॉसिबल है, सिंपल बता दूं, जी पॉसिबल है। कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी है जो कहती है कि ये मेरा XYZ बैंक का बीसी पॉइंट है, क्योंकि मेरे पास एटीएम केंद्र बहुत कुछ है, तो उसमें को मैं अलग से नहीं रख सकता, पीएसयू बैंक है, तो मैं एसबीएम ले लेता हूँ, प्राइवेट बैंक, और ये मैं रैप अप करता हूँ, ठीक है, इसको मैं नहीं चला पाऊंगा। तो हमने, उसने बोला ठीक है, लेकिन उसी नजदीक के जगह पर दूसरी फ्रेंचाइजी है जिसको पीएसयू बैंक का बीसी पॉइंट चाहिए, हमने उनको दिला दिया, बैंक से चेक किया इस लोकेशन में हो पाएगा ट्रांसफर, वो बोलते ठीक है एक्टिवेट कर सकते, कर दिया। ऐसे होता है, लेकिन ये सारी चीजें हमको बैंकिंग के जो स्पॉक है उनके थ्रू करना होगा, हम तो सर ये डायरेक्टली खुद से डिसाइड हाँ, करके नहीं कर पाएंगे सर। तो ये बैंकिंग को हमें काम में मिलेंगे सर, कहाँ पे बात करनी पड़ेगी इसके लिए हमें? सर आप सभी मास्टर फ्रेंचाइजीज को स्पॉक की डिटेल्स ईमेल की जाती है रेगुलर बेसिस पे, जी जिसके जी अंदर बैंकिंग के ऑन बोर्डिंग टीम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे, 3 नाम थे, जी जी ओके, उनके नाम नंबर ईमेल मेंशन होता है। तो वो जी अभी मुझे लगता है आज ही आपको सुचिता कदम के थ्रू एक ईमेल आया था, अपडेटेड वाला जो स्पॉक का, या तो कल आया होगा, उसमें आप ओपन कीजिए, आपको तीनों नाम मिल जाएंगे, पीडीएफ आया होगा ईमेल पर। जी 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 तो उसमें बैंकिंग ऑनबोर्डिंग देखना आप, जी जी। ठीक है। और सर एक बात और अगर पूछनी नहीं थी सर, मिलता है छोटी तो सी। आप मास्टर फ्रेंचाइजी टीम में आप इन्फॉर्म कीजिए, आपको तो वापस भेज देंगे सर। जी जी जी, तो सर मुझे एक बात और पूछनी थी, जो आपके बकरंगी के जो पुराने जो एटीएम लगे हुए हैं, वो कस्टमर चलाना नहीं चाह रहे और उन्हें वापस भी नहीं करना चाह रहे, तो उनका क्या करना पड़ेगा? तो देखिए दो चीजें होती है, ओके। अभी एटीएम के सेशन में हमने कवर किया था, एटीएम टीम भी थी साथ में, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें भी बताई थी। तो मैं एक छोटा सा उसका एक ओवरव्यू में बोल देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा एटीएम है जो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, ओके, जी आप उसको अगर एक्टिवेट करते हो, तो आपके लिए तो वो उसका जीरो था प्रीवियस मंथ, तो आपके लिए हर ट्रांजैक्शन पे आपके पैसे बन रहे हैं, राइट, आप उतना ही कमा रहे हो जितने नए एटीएम से कमाओगे। तो जी जी रीएक्टिवेशन एक हो गया। तो दिक्कत होती है कभी कभी कि कुछ पुराने इशू थे, रिजॉल्व नहीं हुए, तो वो रिजॉल्व करवा दिए। दूसरा होता है सबसे मेजर इशू, बहुत बारी ऐसा होता है कि फ्रेंचाइजी पैसे तो लगा देते एटीएम में, केंद्र में, लेकिन उनके वर्किंग कैपिटल नहीं होता, जिस वजह से वो कुछ समय बाद अपना बिजनेस फिर वो रोक देते हैं, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। नहीं इस सर, कुछ सिचुएशन मैं में इस सिचुएशन में आप उनको वर्किंग कैपिटल के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हो। उसमें जी कुछ और अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि समझिए आपने कुछ पैसे लगाए, तो उसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट एक होता है जिसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कैसे चलता है, और कैसे जिस पैसे लोग
जैसे आपने इन्वेस्ट किया तो आपको उसका शेयर अलग मिलेगा कमीशन के अलावा। ओके, वो ऐसा कैलकुलेट कैसे होता है म्यूचुअली, तो वो भी आपको बताया जा सकता है। तो वो एक तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका, वो करना ही नहीं चाहते, तो आप फिर उनको कन्विंस करते हो कि देखिए आप एक काम कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करेंगे तो कोई और इसको चला लेगा, तो वो ठीक है, बोलते हैं ठीक है सरेंडर कर रहे हैं। अब वो सिचुएशन में क्या हो गया, वो है जो पुराना एटीएम है, वो उसी क्षेत्र उसी डिस्ट्रिक्ट में आपने किसी और को नए को बोला आप ले लो। अब जो नए पर्सन ले रहे हैं, ओके, उनको भरना होते हैं 40,000 रुपए, 40,000, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर, लोकेशन चेंज, सारी चीजें कॉस्ट इंक्लूड हो गया 40,000 रुपीज में, और उनके डोर स्टेप पे एटीएम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया जिस तरह से ये होगा। अब इस प्रोसेस में बहुत बारी आप कहोगे कि एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी नहीं देना चाह रही क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पुराना वाला जो मॉडल था वो नॉन रिफंडेबल मॉडल था। क्योंकि रिफंडेबल मॉडल सिर्फ 15 अगस्त को लॉन्च हुआ, ओके, और तब से ये चल रहा है रिफंडेबल मॉडल। उसके पहले सिर्फ नॉन रिफंडेबल मॉडल्स थे जितने थे, तो उसके लिए हम कोई और स्पेशल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उनको कन्विंस करना है। अगर वो दो फ्रेंचाइजी म्यूचुअली कुछ अगर एग्री कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हम ऐसा कोई एडवोकेट कर रहे हैं, ना ही हम ऐसा कोई सलाह दे रहे हैं। वो एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है उनके बीच। आपको आज भी हमारे बता। लिए ट्रांजैक्शन रहेगा, नई फ्रेंचाइजी 40,000 पे करेगी यूज एटीएम के लिए, और जी उनका जी जी ओनरशिप और लोकेशन चेंज हो जाएगा। जी जी जी। सर मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा था। मैं आज एक जगह जी विजिट पे गया था, आपके जी पुराने वो फ्रेंचाइजी हैं, तो ना तो वो अपना सीएसपी चला रहे हैं यूबीआई बैंक का, और ना ही क्या नाम जो है अपना एटीएम चला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपए लगाए थे बकरंगी के यहाँ पे, और क्या नाम जो है वो सारे हमने डेड हो गए हमारे, और ना ही हम चलाना चाहते, ना ही वो एटीएम देना चाहते हैं। तो उनकी मशीन का क्या करें, जो वो मशीन देने नहीं चाहती, और मशीन जो है आरबीआई गाइडलाइंस के आधार पर आरबीआई की प्रॉपर्टी है। तो सर देखिए क्या होता है ना, ये सिचुएशन में आपको एटीएम टीम से थोड़ा और गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि जी एटीएम उनका नहीं है, वो कस्टोडियन बेसिस पे उनको दिया गया है। जी जी ओके, और आरबीआई के अनुसार दिन के हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी लगता है, कुछ और चार्जेस फाइन लगते हैं जब वो बंद रहता है। तो ये सारी चीजें उनको बतानी है, कन्वे करना है। तो इसके लिए आप एटीएम टीम के जो स्पॉक है उनकी मदद ले सकते हैं। ओके, वो आपको कुछ और की पॉइंटर्स देंगे, जिसके जी थ्रू जी आप बात करके उनसे वो ले पाएंगे। जी जी जी। और सर एक बात हो रही है, एपीएस कब तक शुरू होगा सर एसबीएम बैंक का? देखिए एसबी अपने बीसी पॉइंट पर दूसरे आकर पैसे विड्रॉ कर पा रहे हैं एईपीएस के जरिए। जी जी ओके, लेकिन जब अपने कस्टमर किसी और बीसी पॉइंट पर जाते हैं उस वक्त वो पैसे विड्रॉ नहीं कर पाते एईपीएस जी के जरिए। जी लेकिन जी उनके पास यूपीआई वर्चुअल कार्ड होता है, वर्चुअल कार्ड जिसके थ्रू यूपीआई एक्टिवेट हो जाता है, वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है, और जी जिसकी मदद से वो पेमेंट कर सकते हैं। जी तो फिलहाल के लिए वो ऑप्शन है, बहुत जल्द एईपीएस भी चालू हो जाएगा। जी 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 जी। और सर इसमें गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आनी शुरू हो गई है इस अकाउंट पे? जी सर बिल्कुल, ये भी मैंने ट्रेनिंग में बताया था। इसे जी जी डीबीटी कहा जाता है, डोमेस डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो सेंट्रल जी गवर्नमेंट की हर एक सर्विस एक्टिव है सिवाय एमजी नरेगा के। जी ओके, जी। जैसे मान वो लीजिए कि छोड़कर स्कॉलरशिप। सेंट्रल में हर एक एक्टिव है, नरेगा छोड़कर, एमजी नरेगा। और स्टेट में हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो उसमें से थोड़े हो चुके हैं, थोड़े बचे हैं, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। जी जैसे हमारा यूपी है सर, इसमें स्कॉलरशिप बच्चों की, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह माइनर अकाउंट में आनी चाहिए। तो सर जैसे मैंने मुझको बताया, हर स्टेट का अलग है। ठीक है, थोड़े हो चुके हैं, थोड़े बचे हैं, वो बहुत जल्द हो जाएंगे। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। जी, थैंक यू गौरव जी। हाँ जी राकेश जी, आपने हाथ रेस किया, प्लीज पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश जी। मेरा क्वेश्चन है, जो पीएसयू बैंक को लेके जो इशू आता है, एक जगह दोनों नहीं रहेगा, तो मान लीजिए मेरे बगल में जस्ट सटा हुआ, मतलब एकदम चिपका हुआ, अगर स्टोर है तो वहां चलेगा?
हाँ बिल्कुल चलेगा। देखो मैं आपको बता दूं क्या है ये जो इशू है ना, तो इसके ऊपर आज भी हमारा डिस्कशन हुआ। तो आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से क्या होता है, डुप्लीकेसी पहले होता था, मैल प्रैक्टिस होता था, लोग क्या करते थे, दो दो तीन तीन बीसी पॉइंट ले लेते थे। और आरबीआई की गाइडलाइन क्या थी कि एक पर्सन जो है किसी एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, बीसी पॉइंट एक का ले सकता है। तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक डिफाइन किया है कि एक लोकेशन पर, यानी कि एक एड्रेस पर कोई भी एक बैंक का बीसी पॉइंट, एक इंडिविजुअल यानी कि जो पर्सन है उसका पैन आधार अगर मैं लिंक कर दूं ना बीसी पॉइंट से, मतलब एक ही इंडिविजुअल है, तो उसके पास किसी भी एक बैंक का बीसी पॉइंट होना चाहिए। तो यानी कि बस एड्रेस है वो XYZ123, उसके ऊपर एक पर्सन है मिस्टर ए, उनका एक बीसी पॉइंट है। अब दूसरा जो एड्रेस है वो है XYZ124, ठीक बाजू में, लेकिन कस्टमर पर्सन नेम है मिस्टर बी। तो ये अलग हो गया, नाम अलग हो गया, एड्रेस अलग हो गया, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मतलब वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा तब तो, पीएसयू बैंक बिल्कुल वाला। बिल्कुल, नाम और एड्रेस अलग चाहिए। अब वो कितना दूर है ऐसा कोई रूल तो नहीं है, नाम और क्योंकि एड्रेस देखिए पीएस बीसी, क्योंकि बीसी पॉइंट जैसे। तो कोई भी खोल सकता है। आपने एक बीसी पॉइंट खोला, ओके, और मैंने आपके बगल नहीं में नहीं नहीं, जाकर एक मेरा शॉप ली, मेरा मैंने दूसरे बैंक का खोल लिया वैसा। नहीं, मेरा कहना है सर कि जो हमारा एटीएम है उसमें गवर्नमेंट पीएसयू बैंक का बैंकिंग नहीं रह सकता है एटीएम के पास। बिल्कुल बिल्कुल वो सही है। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बगल में रहेगा, तो बगल का मतलब ये नहीं होता कि वो जुड़ा हुआ एक ही एड्रेस में हमने लगा दिया है। आप समझ रहे हो। अभी प्राइवेट बैंक जैसे है, जैसे कि एसबीएम है, एसबीएम में कोई इशू नहीं है। अगर आपने नए डिजाइन देखे होंगे, तो नए डिजाइन में आप देख सकते हो, अपना प्राइवेट बैंक है एसबीएम का, उसमें केंद्र भी चल रहा है और एटीएम भी है, सब एक ही इसमें आ गया। अब इसके ठीक बगल जी में जी या थोड़ा अलग इसमें एक अलग शॉप है, टू बी प्रिसाइज, सेम प्रीमाइसेस नहीं है, अलग है, उसमें पीएसयू ओपन कर दिया, तो कोई इशू नहीं है। जी। तो ठीक है, लेकिन मेरा मेरा पीएसयू सोल्यूशन बैंक के नहीं हो साथ पा में रहा तो एटीएम मेरे नहीं को। चलेगा। एक चीज, पीएसयू बैंक का बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है, आरबीआई का भी, और प्राइवेट बैंक के लिए तो नहीं है ये, मगर पीएसयू बैंक्स ने बहुत ही क्लियरली और रिक्वेस्ट दिया है कि उनके बैंक के साथ कोई एटीएम ना जुड़े, कोई दूसरी सर्विस ना जुड़े, वो डेडिकेटेड जगह मेरा हो, क्या सिर्फ एक डेडिकेटेड मेरे पर्सन हो। मेरे जी जैसे कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो एक एसएसपी टाइप है, मान लीजिए उस एरिया का नाम। उस एरिया के अंदर में एक दो ठीक। तीन चार कॉलम बना हुआ है। एक शटर दूसरी जगह का, दूसरा शटर दूसरी जगह। तो मेरा कहना है कि जिस जिस जगह पर पहले पीएसयू और एटीएम चल रहा था, अब मैं चाह रहा हूँ एटीएम को बगल वाले शटर में डालने का, या पीएसयू बैंक को बगल में डालने का। ये इस कंडीशन में चल सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, पीएसयू को आप बगल में डाल दो ना, क्योंकि वो हम्म। एक अलग है, एड्रेस अलग हो गया ना वो। और लेकिन यहाँ पे आपने अगर समझो एसबीएम ले लिया, केंद्र और एटीएम, तीनों चीज इकट्ठा चल सकती है, मगर पीएसयू बैंक के साथ नहीं चल सकती, उसको अलग कर सकते हैं। उस जैसे एड्रेस एक ही है, शॉप नंबर 1 2 3 4 है एड्रेस में। तो शॉप 1 नहीं में अभी फिलहाल पीएसयू बैंक है, एटीएम है, वकरांगी केंद्र है। शॉप 2 वैकेंट है। तो क्या शॉप 2 में मैं मूव कर सकता हूँ पीएसयू बैंक? सर, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों का होर्डिंग्स अलग है, दोनों के एड्रेस अलग हो गए, तो ये अलग हो गया सर। टेक्निकली देखा जाए तो अलग है, लेकिन फिर भी, ओके, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर भी आप एक काम करें, जो बैंकिंग ऑनबोर्डिंग की टीम है, उनके जो स्पॉक है, ये उनके अंडर आएगा, आप उनसे एक बार बात करें, ओके। बाजू का ही एड्रेस है, लेकिन दो अलग शॉप है, अलग, पूरी तरह से अलग है। एड्रेस ही उसका जो प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ पे वो अलग लिख के आ रहा है, मतलब ये दो अलग हो गए, तो टेक्निकली ये अलग हो गया। फिर भी आप एक बार बैंकिंग स्पॉक से पूछ के आप ये कर लीजिए। ओके सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश जी।
किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जायसवाल जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी अपन के फ्रेंचाइजी जो है तो बहुत सारे अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उनके एरिया में बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि माइक्रो लोन प्रोवाइड कर रही हैं। तो उनको इंस्टेंटली अकाउंट नंबर की जरूरत होती है, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी अकाउंट नंबर ओपन करके उनको सुविधा दे रहे हैं। बट कई जगह जो है तो कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पोर्टल में या तो हमारा एसबीएम बैंक शो नहीं कर रहा होता है, और दूसरा केस ऐसा होता है कि उसको आईएमपीएस वैलिडेशन करते हैं, वो नहीं हो रहा होता है। इस बात को मैंने अपने स्टेट हेड को, किरण सर को और राजीव सर को भी अवगत कराया था, बट मुझे इस पर अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ओके, तो जायसवाल जी, अगर आपने ऑलरेडी बैंकिंग टीम को बताया है तो आपको निश्चित रहिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, माइक्रो फाइनेंसिंग की भी अगर हम बात करें, जो बहुत ही छोटे फाइनेंसेस होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होता है। ओके, एक तरह से पर्सनल लोन के अंडर ही आता है ये। तो हमारे पास इसकी बहुत ही अच्छी सर्विस लॉन्च हुई है। ये आज भी सेशन में इसका एक थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू, थोड़ा सा टेस्ट दिया गया था, थोड़ा सा इंट्रो रवि जी ने कवर किया था, क्रेडिट लिंक्स। तो ये जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल लेंडर्स है। ओके, और कस्टमर की डिटेल डालकर उनके पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं, और जहाँ जहाँ एलिजिबल है उनको सारे दिखाई देगा। उनको दिखाई देगा कौन कौन सी जगह से कितना अमाउंट मिल रहा है, क्या है इंटरेस्ट, क्या क्या ऑप्शन है, और वो उसमें से सिलेक्ट कर सकता है। एक तो ऐसी जगह अगर है, फ्रेंचाइजी अगर बैठे हैं जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस हो रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि वो माइक्रो फाइनेंस ही हमसे ले, क्योंकि हमारे पास भी वो सर्विस है। पहली चीज तो वो। दूसरी चीज, अगर बड़ा लोन होगा, बिजनेस लोन होगा, तो उसके लिए लेंडिंग कार्ड के थ्रू बिजनेस लोन भी है, तो वो भी अपने इधर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज तो हट गई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जब भी बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है ना, तो बैंक अकाउंट दो रीजन से मांगा जाता है लोन कंपनी से। पहला एक होता है वो बैंक अकाउंट जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट है, एक एक्टिव फंक्शनल अकाउंट, जिसमें 90 डेज का बैंक स्टेटमेंट या कुछ ट्रांजैक्शंस है। हर बैंक का अलग होता है, बट मिनिमम तो 90 डेज, 45 डेज कोई भी बैंक मांगते हैं। उस वजह से वो मांगते हैं बैंक अकाउंट। एक पूरा नया अकाउंट होगा तो उसमें वो सारी चीजें नहीं होगी। दूसरा जो अकाउंट होता है कि अभी लोन आपका प्रोसेस हो गया, हम आपको कैश तो नहीं दे रहे, आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए हमें आपका अकाउंट नंबर चाहिए। ये होता है दूसरा अकाउंट। तो उसके अंदर वो अगर एसबीएम बनाकर लेके जा रहे तो वो सेंसिबल हो गया, क्योंकि वो इंस्टेंट उनको ट्रांसफर करना है। इंस्टेंट अकाउंट भी हमारे इधर ही खुल रहा है, 5 मिनट में खुल गया, अकाउंट नंबर लिए, भाग कर गए और अकाउंट में पैसे ले लिए। अब ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। ओके, अभी अगर किसी कारणवश ये नहीं हो रहा है, अभी एसबीएम जो है ये स्टैंडर्ड चीजें यूज करता है। ये आईएफ अगर आप देखोगे ऑनलाइन ही मिल जाएगा। आईएफएससी कोड भी देखोगे तो वो स्टैंडर्ड है ऑल ओवर इंडिया के लिए। जितने ब्रांचेस है, 15 ब्रांचेस और हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में, सबके लिए सेम है आईएफएससी कोड। ओके, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो इसके अंदर ये इशू नहीं आना चाहिए। एक अगर आ रहा है, आपने रेस किया है, तो बैंकिंग टीम आपको उसका सोल्यूशन और रिस्पॉन्स दे देगी। ठीक है, आई होप आपको आपका आंसर मिला जायसवाल जी। नहीं सर, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है ना, पहला। दूसरा चीज, आप जो कह रहे हैं कि अपना लैंडिंग कार्ड और से क्रेडिट लिंक है, हम लैंडिंग कार्ड से भी पहले भी अप्लाई किए हुए थे लोन, कई लोगों का, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली मैंने एक क्रेडिट लिंक से जिसमें पर्सनल लोन दिया जा रहा है, उसमें एक सैलरी पर्सन को रिक्वायर्ड था लोन का, तो मैंने अप्लाई किया था। तो वहां पे जब मैंने उनका डिटेल फिल करके चेक किया, तो वहां पे 5-6 कंपनियों के ऑप्शन शो करने लगे थे, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग अमाउंट का उनको एलिजिबिलिटी शो हो रहा था। तो मैं लगभग 3 कंपनियों में अप्लाई कर दिया था कि अगर ये नहीं होगा तो यहाँ से कॉल आ जाएगा, ये नहीं होगा तो यहाँ से आ जाएगा, बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और वो जो डेटा शो कर रहा था उस टाइम पे अपने उसमें, तो वो अब डेटा भी नहीं शो कर रहा है। तो इसका तो ये हुआ। ओके, तो दूसरा जो आपको एक मैंने बात बता बताया, दूं जायसवाल जी। देखो जायसवाल जी, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब भी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अभी कितने बहुत सारी फ्रेंचाइजी होगी, मेरे को आपके डिस्ट्रिक्ट का काउंट नहीं मालूम। ओके, तो
अभी जब ये फ्रेंचाइजीज जब काम कर रहे हैं, ओके, इनको गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। हमको इन्हें गाइड करना है कि आप क्रेडिट लिंक्स के ऊपर काम करो, आप लेंडिंग कार्ड पे काम करो। आज सुबह में ही, अभी शुरुआत में ही हमने देखा बहुत सारी सर्विस है, आपको इनको गाइड करना है। ये लीड बनाओ, ये लीड जनरेशन वाला बिजनेस है, आप समझ रहे हो। आपने ट्राई किया, आपने एक का लीड बनाया, वेरी गुड, लेकिन मैं एक लीड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल लीड्स की। ठीक है, जब मल्टीपल लीड होंगे तब जाकर उसमें आप कन्वर्जन देख पाएंगे। आपको क्या लगता है, बैंक में जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ एक फाइल अगर दे देते हैं, क्या वो हो जाता है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप 100 फाइल देते हो, 10 फाइल दे रहे हो, 10 में से 7 हो गए, 8 हो गए। अब एक के अंदर आप क्या परसेंटेज डायरेक्टली देख पाएंगे एंड तक? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है ना अपने फ्रेंचाइजी को इस तरह से गाइड करें, ओके, कि वो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। उनके जो भी आ रहा है उनको पूछिए कि हाँ आपको पर्सनल लोन चाहिए, वो पोस्टर लगाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को पता रहे कि यहाँ पे पर्सनल लोन मिल रहा है। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी आप खुद भी ट्राई कर रहे हो, एक एक लीड बना के आप भी डाल रहे हो। मगर एक लीड पे हम पूरे बिजनेस का कन्वर्जन नहीं देख सकते। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, 100 फ्रेंचाइजी है एक एक डिस्ट्रिक्ट में, 200 300 फ्रेंचाइजी है। आपके पास पोटेंशियल है कि आप वहाँ पे कुछ हजार फ्रेंचाइजी बना सको, या कुछ 100 फ्रेंचाइजी और बना सको, उतना वहाँ पे पॉपुलेशन और उतना पोटेंशियल है। ठीक है, तो अपनों को वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है आगे। तो क्या हमने उन 100 फ्रेंचाइजी से कम्युनिकेट किया? क्या आपने उन सबसे बात करी? क्या आपके 100 फ्रेंचाइजी को क्रेडिट लिंक्स पता है? क्या आपके 100 फ्रेंचाइजी को लेंडिंग कार्ड पता है? मैं वो बोल रहा हूँ सर, देखिए मेरी बात समझिए, गलत मत समझना आप मुझे। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो ट्राई कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है सर, मगर वो एक लीड के साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि हमारी 100 फ्रेंचाइजी है ना, वो हर रोज 2 लीड डाले और महीने में वो लेकिन 100 सर लीड डाल इससे दें। तब हम वो नंबर इससे देख के इनका बिजनेस देख पाएंगे सर। इशू ही चेंज हो गया है। इनका इशू कुछ और है और हम किसी और बात पे नहीं डिस्कस नहीं करने नहीं नहीं, लगे सर। अभिलाष जी, मैं जी इशू चेंज नहीं कर रहा अभिलाष जी। जी मैं माफी दोनों चाहूंगा भी सर। आंसर जी दिए अभिलाष जी, जी मैंने दोनों भी आंसर दिए। एक जो आंसर था कि ये सर्विस के बारे में, दूसरा था कि एज अ मास्टर सर मैं फ्रेंचाइजी हमें क्या अप्रोच सर मैं रखना है। मैंने सर दो मेरा चीजों की बात करी है सर। इमरान सर, मेरा जो इशू था मैंने भाई जयसवाल जी बोलिए बोलिए। सर मेरा दूसरा इशू जो था मैंने हाईलाइट किया था कि वो जो अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं अपन माइक्रो फाइनेंस वालों को, तो जो वैलिडेशन कर रहे हैं वो तो एनईएफटी से कर रहे हैं वो या आईएमपीएस से कर रहे हैं। हम भी जब किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं तो अकाउंट वैलिडेशन होता है, पहले अकाउंट में 1 रुपया जाता है, वही चीज नहीं हो रही है। इस संबंध में मैंने डिपार्टमेंट में एचओ को दिया और कई लोगों को दिया, बट सर क्या होता है बहुत सारी चीजों का जो रिस्पॉन्स है ना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा जयसवाल जी कि देखिए, मैं एज ए नहीं नहीं आप मेरी, फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं बोलेंगे तो बात किसी को सुनाई नहीं देगी, और बोलते हैं तो कई बार वो चीजें अनएक्सेप्टेबल हो जाती है ना। हमें जो है तो प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, सर्विस चाहिए। और सर आपने जैसे दूसरा रिस्पॉन्स दिया ना कि अपन ने एक लीड लगाया उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सर उस पर सिंगल फॉलो अप नहीं हुआ, ये क्या दर्शाता है? इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमारे अगर बकरांगी का कोई भी बंदा एक एटीएम लेना चाहता है, उसने लीड लगाई है, क्या हम उसको फॉलो अप नहीं करेंगे? क्या हम उसको बोलेंगे अच्छा, भाई 100 की क्वांटिटी में एक आप मिनट रुक एटीएम लगाओ? जाइए। ठीक है जायसवाल जी, आप एक बात समझिए, इमरान, आई एम बहुत सारे, हियर। हाँ एक कुछ मिनट रुक रहेगा जाइए। तो रवि लेट मी जी नो। जो है, यस यस, या रवि जी जो है ये हेड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, सो हाँ, रवि जी आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहे प्लीज। ओके सर, मुझे बताइए आप कौन सी लीड डाली आपने? क्रेडिट लिंक्स में डाली क्या लीड? यस सर, क्रेडिट लिंक में। एक ही लीड डाली अभी तक आपने? सर उसमें मैंने 3 अप्लाई किए, 3। ओके, मैं आपको क्रेडिट लिंक्स का थोड़ा जर्नी बताता हूँ। इसमें क्या है, 2-3 चीजें हैं। आप एक तो वीकेएमएस के पेज से शुरू करते हैं जहाँ पे आप मोबाइल नंबर और नाम डालते हैं, और उसके बाद रीडायरेक्ट हो जाते हैं क्रेडिट लिंक्स के पेज पे। वहां पे आप बिल्कुल। फिर से आप देखेंगे, सबमिट करेंगे ना तो ओटीपी डालना पड़ता है। वो ओटीपी उस मोबाइल नंबर को वो रजिस्टर कर देता है।
उसके बाद क्रेडिट लिंक्स के पेज पे आपको डालना है पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं उस पर्टिकुलर, मतलब जब आप डालते हैं ना तो आपके पैन नंबर से जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है 1, 2 या 3 लेंडर्स वो दिखने लग जाते हैं। जैसे आपको ये क्रेडिट भी दिखेगा या मनी व्यू दिखेगा, ऐसे उनके पास 7-8 लेंडर्स हैं, तो एक या उससे ज्यादा आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। स्मार्ट कॉइन दिखेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करना है। वो ऐप डाउनलोड करना जरूरी है और उस ऐप पे ना आपको जर्नी कंप्लीट करना जरूरी है। जब तक आप नहीं करते ना तब तक उनको पता नहीं चलता कि आपने अप्लाई किया है। तो अगर आपको कोई कॉल नहीं आया तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि आपने वो जर्नी कंप्लीट नहीं किया, आपने उस ऐप को डाउनलोड करके अपने डिटेल्स आगे नहीं भरे। जब आप वो करोगे तभी आपको सामने से कॉल आएगा सर। ये ठीक जर्नी है सर, कंप्लीट बिल्कुल करनी है अपने ठीक है, को। ठीक है, तो हाँ अपन फॉलो करेंगे इस प्रोसेस को, जी है जी ना। सर। और आपको उसी नंबर पे ना कोशिश करके डाउनलोड करना है वो ऐप जो नंबर आपने डाला था, तो ही वो वक्रांगी से लीड को कनेक्ट करेगा। मान लीजिए, मतलब जस्ट इन केस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक नंबर डाला मोबाइल नंबर, वो ओटीपी से रजिस्टर हुआ, लेकिन जब ये आपने ऐप पे डाउनलोड किया तो किसी और नंबर पे कर दिया ना, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कनेक्टिंग जो चीज है आपका यूनिक आईडी है वो मोबाइल नंबर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और से एक सर बैंकिंग के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि अभी हम अपने किसी भी कस्टमर को स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी एक केस हुआ था, उन्होंने लोन डिसबर्समेंट कराया था, उनको स्टेटमेंट चाहिए था, तो वो नहीं निकाल पा रहे हैं हम। ओके, तो सर देखिए, हमने एक जो सिचुएशन बताई थी आज, जो टिकट के सिस्टम ऐड हो गए उसमें उसमें से बैंक स्टेटमेंट भी एक सिनेरियो है कि जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं निकल पा रहा तो वहाँ पे टिकट रेस किया जाता है कि कब से कब तक का चाहिए, उसमें डिटेल्स कैप्चर होती है। हेलो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो ओके सर, थैंक यू। जायसवाल जी, मैं आज सभी ग्रुप्स में ना मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाए हैं। आई होप आप वो लोग को भी वो मैसेज मिल रहे हैं। उस पर जो क्रेडिट लिंक्स है उसका एक वीडियो भेज दूंगा मैं। ओके, पहले रवि जी से चेक करते हैं तो, और वो वीडियो भेज देते हैं। और साथ ही साथ ये जो एसबीएम का सर्विस रिक्वेस्ट है, इसका भी एक वीडियो है, मैं वो भी भेज देता हूँ। तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट से रिलेटेड। और ये जो सिनेरियो है बैंक स्टेटमेंट का, वो भी उसमें कवर है। अकाउंट फ्रीज और भी कुछ सिनेरियोज है जो हम जिससे रिलेटेड हमने डिस्कशन भी किए थे। नहीं सर, मतलब कस्टमर अपना बैंक स्टेटमेंट बीसी पॉइंट पे जाके प्राप्त नहीं कर सकता है क्या वैसे? नहीं नहीं, प्राप्त कर सकता है सर। वहां पे एक ऑप्शन आता है बैंकिंग में। अभी नहीं, किसी ऑप्शन तो है कारणवश। उसके अंदर, ऑप्शन है, जी बट वो एक्टिव नहीं है। बिल्कुल, ऑप्शन सारे चीज के हैं, इसीलिए ये विड्रॉल का टिकट है, वाला मिनी ऑप्शन अभी। स्टेटमेंट का है, बैलेंस इंक्वायरी का है, ऑप्शन सभी चीज के हैं, बट वर्क नहीं कर रहा। जैसे कि कस्टमर चाहे कि मैं आधार कार्ड से फिंगर लगा के अपने पैसे विड्रॉल कर लूं, वो नहीं कर पा रहा है। बैलेंस इंक्वायरी तो हो जा रहा है और स्टेटमेंट नहीं निकल पा रहा है उसका। और ओके, तो सर आपको एक छोटा सा एक बात बोलूं मैं। देखिए, मुझे पता नहीं अगर आपने एसबीएम की ट्रेनिंग अटेंड की है नहीं। ट्यूसडेज के दिन हम रखते हैं बैंकिंग की ट्रेनिंग। उसमें एसबीएम का स्पेशली पूरा डिटेल में सेशन होता है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एसबीएम में एसबीएम के कस्टमर के लिए नहीं होता, वो ऑनस पे आ जाता है। यानी कि एसबीएम का कस्टमर है, वो एसबीएम के सेंटर पे आया, उनको एक ओटीपी जाता है उनके एसबीएम लिंक्ड मोबाइल नंबर पे। ओटीपी देते हैं, ऑथेंटिकेट हो गया और उनका ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन कोई और बैंक का कस्टमर आता है अपने एसबीएम के सेंटर पर, और उनको जब करना है ट्रांजैक्शन, तो वो आधार नंबर देते हैं और अपना बायोमेट्रिक देते हैं, जिससे वो एईपीएस के जरिए अपनी खुद के अकाउंट से पैसे निकाल पाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ऑनर्स एंड ऑफर्स का। ऑनर्स यानी कि एसबीएम के कस्टमर हमारे खुद के, उनको एसएमएस जा रहा है। ऑफर्स यानी कि कुछ दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर, उनको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से पे करना होगा। और सर बहुत सारी बैंकों का हमारे एसबीएम के पोर्टल से भी एईपीएस के, जिसको आप ऑफएस बोल रहे हैं, वो पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं एक दो बैंकों का नाम बता रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और मध्यांचल ग्रामीण बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन लोगों का पैसा विड्रॉल ही नहीं हो रहा सर। ओके, बाकी सबके हो रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम बैंकों के हो रहे हैं,
और लगभग मैं बात करूं तो 5 से 6 बैंकों के विड्रॉल नहीं हो रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छा आपने जो डिटेल्स दी है। क्या आपने ये बैंकिंग टीम को भी भेजा है? बैंकिंग टीम से मैंने मैन्युअली डिस्कशन किया था, तो मुझे जवाब मिला था कि वो पर्टिकुलर बैंक ने अपना अदर पॉइंट से, मतलब जैसे सेंट्रल बैंक की बात करूं तो सेंट्रल बैंक वाले सेंट्रल बैंक के बीसी पॉइंट से अलाउ कर रहे हैं, बाकी किसी दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट से वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो बैंक का वो है। राइट। तो सर इसके अंदर फिर एसबीएम का क्या आ गया सर, आप बताइए। नहीं सर, मैं पूछ रहा था, एसबीएम का कुछ है जी नहीं, मतलब जैसे अब पोर्टल में शो कर रहा है एईपीएस से पैसा, तो एसबीएम का तो निकल नहीं रहा है, बाकी बहुत सारी बैंकों का निकल रहा है। नहीं अगर वो नहीं सर, चालू होगा, आप समझे नहीं। अगर वो चालू हो अभी जो आपका जाएगा जो तो क्वेश्चन था हमारे ना सर, मैं सभी उसकी बीसी बात कर रहा हूँ। पॉइंटों में बिजनेस इंक्रीज होगा। मैं इस पर्पज से बात जी, कर रहा था। तो जायसवाल जी, मैं सिर्फ इस बारे में बोल रहा हूँ, जो आपका लास्ट क्वेरी था कि जो भी 4-5 बैंक है वो अपने इधर से पैसे नहीं निकाल पा रहे, बट उनके बैंक ने ही बंद किया है, तो वो किसी भी बीसी पॉइंट से नहीं निकाल पाएगा सिवाय खुद के बैंक के बीसी पॉइंट। तो ये उनके बैंक का डिसीजन है ना सर। तो ये देखिए, आप बैंकिंग स्पॉक से कनेक्ट कीजिए, जब भी ऐसे कुछ होता है आपको इंस्टेंटली आपको आंसर सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं सर, मैं इस पर्पज से बोला कि देखिए, एईपीएस का मतलब क्या हुआ। एईपीएस का मतलब अगर सेंट्रल बैंक दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, स्टेट बैंक दे रहा है, सभी बैंक दे रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ बैंक, मतलब वो ये गवर्नमेंट का ही रूल्स है कि एईपीएस से आप पैसे कहीं से भी निकाल सकते हो। और ये भी एक बैंक का ही मतलब खुद का डिसीजन है कि नहीं, गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि आप एईपीएस से निकाल सकते हो, लेकिन हम नहीं निकालने देंगे, वो तो फिर कहाँ हुआ कि एईपीएस से कस्टमर पैसे निकाल सकता है। तो सर इसके अंदर उस बैंक का चॉइस है ना सर, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? सर चॉइस तो आप एक बात है, तो सुनिए, लेकिन ये मेरी बात चीजें नहीं सुनिए होनी सर। चाहिए ना सर, देखिए ये समझो चीजें नहीं 20 होनी बैंक है चाहिए। मैं सर, ये नहीं 20 कह रहा हूँ बैंक कि है। ये बकरंगी का या कि एसबीएम का चॉइस है। चॉइस तो है उनकी, बट जी कहीं ना कहीं पे अगर जो फैसिलिटी दी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, वित्तीय समावेशन के तहत, उसका तो लाभ नहीं मिल पा रहा ना सर बहुत सारे लोगों को। सर, इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ लिमिटेशंस। बहुत सारे बैंक ना एक लिमिट सेट करते हैं कि आप दूसरे बीसी पॉइंट पर जाकर खुद के बैंक के अलावा आप एक ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो या 2 ही कर सकते हो। ये उनकी बैंक सेट करती है, हाँ, या उसमें लिमिटेशन वो लगा लिमिट दो सेट आप, करते बिल्कुल हैं। नो डाउट, बट पूरा एईपीएस मत लिमिटेशन बंद करो। पैसे का सर, ये अपने कंट्रोल में नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये बैंक का डिसीजन है सर। यहाँ के ट्रांजैक्शन कम करना, अमाउंट कम करना या पूरी तरह बंद करना, ये बैंक का डिसीजन है। ऐसे करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कस्टमर्स भी कहीं ना कहीं से पैसे निकाल पाएंगे, चाहे वो एक बार भी क्यों ना हो दिन में, या कम अमाउंट भी क्यों ना वो कर दे। एटलीस्ट जो एक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, जरूरत जब पड़ेगी तो उनके लिए आसान होगा। ठीक है सर, मेरा फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, जी जी। एसबीएम का एईपीएस अपना खुद का कब तक चालू हो जाएगा। तो मेरे लिए डेट दे पाना मुश्किल होगा, ये बहुत जल्द हो जाएगा, इस पे काम चल ही रहा है, ताकि एसबीएम के कस्टमर्स जब बाहर जा रहे हैं तो वो दूसरे बीसी पॉइंट पर एईपीएस के जरिए खुद का पैसा निकाल सके। इसके लिए कोशिश चल रही है, बट अभी फिलहाल 2 चीजें हैं। वर्चुअल कार्ड सबको मिलता है, भारत इजी ऐप के थ्रू जनरेट होता है वर्चुअल कार्ड, जिसके थ्रू यूपीआई चलता है, वॉलेट्स, गूगल पे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारी चीजें चल जाती है, तो जिसके जरिए कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करना आसान है। और बहुत जगह पर जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, वो लोग गूगल पे के थ्रू भी पैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए तो कस्टमर्स को हम वही सलाह दे रहे हैं कि वो वर्चुअल कार्ड के थ्रू यूपीआई के इस्तेमाल से अपने पैसे विड्रॉ कर लें। दूसरा, उनको भी डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन अभी जो बहुत जल्द आने वाला है, तो हम सभी को वही गाइड कर रहे हैं कि जैसे ही लॉन्च होगा आप लोग अप्लाई करके डेबिट कार्ड ले लो। और एईपीएस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा सर। लेकिन सर यूपीआई की लिमिट बहुत कम रहती है, 20,000 से ऊपर ही नहीं आती है। सर ऐसा ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताइए सर, अपने जी फ्रेंचाइजी के पास ऐसे जी सर। कितने कस्टमर आते हैं दिन में जो 20,000 से ऊपर, मतलब अपने इधर तो वो पैसे डायरेक्ट निकाल दिए, अब वे बाहर जाकर 20,000 के ऊपर हर रोज कर रहे हैं, अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं सर?
अरे सर मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, मेरे तो अच्छा लाख रुपए की बात है। नहीं अपनी लाख बात रुपए सर तो और उतना हो मैं जाती है परेशान सर। हो जाता हूँ सर, ज्यादा सर पैसे देखो रखने में आप, परेशान हो जाता सर आप मास्टर फ्रेंचाइजी लेके बैठे हो सर, आपके हूँ। लिए ठीक है, आपके पास तो बहुत सारी सुविधा है सर, तो आपके पास नहीं ऑप्शन सर। भी बहुत सारे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं हाँ, कस्टमर्स की और फ्रेंचाइजी की। तो नहीं, आप हाँ, जो बात कर तो रहे हो आपका भी वैलिड है कि आपका जी अमाउंट सर। ज्यादा रहेगा तो दिक्कत आएगी, मगर देखिए एसबीएम में, आपने एसबीएम में पैसे डालकर दिन भर 20-20 हजार कितनी बार निकालने हैं, या 20 हजार के ऊपर कितनी बार निकालना है सर? ठीक है, नहीं देखिए सर, क्या अब होता है। ठीक, बोलिए ना किसी को 25,000 भेजना है, किसी को, तो वहां उसको अटक जाता है सर। सर। देखो ऑनलाइन ट्रांसफर में नहीं अटकता सर, आप हाँ अलग सर। बोल रहे हो। देखिए क्या होता है, जी। एसबीएम का अपना पोर्टल है जिसके अंदर हाँ आप सर। लॉग इन करके करते हो, या तो एसबीएम का एक ऐप आता है जिसके थ्रू आप करते हो, और इसके थ्रू आप कनेक्ट करके अपना ट्रांजैक्शन कर लेते हो। तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर में लिमिटेशन वो वाली नहीं है जो बीसी पॉइंट पर होती है। बीसी पॉइंट पर लिमिटेशन अलग होती है कि 10 हजार के ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं, 100 से 10 हजार के बीच, दिन के 5 होने चाहिए या महीने में, ऐसे पूरे नंबर्स दिए हुए सेट है, राइट। लेकिन यही चीज अगर आप देखो, वो आप अपने पोर्टल के थ्रू करोगे, आपने ऐप है या पोर्टल पे आप गए, आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए दूसरे अकाउंट में, उसके अंदर डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर लिए, या उसमें आपका लिमिटेशन नहीं है, उसमें समझो आपके पास लिमिटेशन है 50 हजार तक आप कैश निकाल सकते हो, आपने उसमें डाले और 50 वहां से निकाले, 20 यहाँ से निकाले, जैसे भी लोग इस तरह से अलग अलग करके भी निकाल लेते हैं। या जिसको भेजने हैं, आपने 25 हजार डायरेक्टली पोर्टल से भेज दिए, उनको ट्रांसफर कर दिया पैसा, तो एज अ कस्टमर आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जो रूरल एरिया है ना, वहाँ का टिकट साइज 3 हजार है सर, 3 हजार। 3 हजार कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, एवरेज लोग निकालने आते हैं 400-500 रुपए, 500 रुपए का एवरेज है, 500 से लेके 3 हजार, हजार निकालेंगे, 1,500, 2,000, 2,500, 3 हजार, एवरेज नंबर है ना, कोई कोई 5-5 हजार भी निकालते हैं, मगर मैं ट्रांजैक्शन का एवरेज देखूं 3 हजार का एवरेज आता है। ओके, तो ये एवरेज टिकट साइज है 3 हजार का, कोई ज्यादा भी निकालते रहेंगे, कोई एक आ जाएंगे नहीं मुझे तो 50 निकालना है, 30 निकालना है, मगर ऐसे बहुत कम है। जो डेली का जो ट्रांजैक्शन है ना, मैक्सिमम पूरा अपना बेस जो रहेगा मैक्सिमम, वो छोटे ट्रांजैक्शन वाले हैं। छोटे अमाउंट डालना है उनको, छोटे अमाउंट निकालना है, गांव वाला क्षेत्र है। अब वो पूरा उस तरह से सोचिए, हम वन ऑफ केसेस को लेकर बहुत ज्यादा ये नहीं सोच सकते। हाँ ठीक है, हमने उसको बता दिया कि हाँ 10-10 करके आप निकाल लो, 2-3 ट्रांजैक्शन 4 ट्रांजैक्शन कर दिए, उसको पैसे भी विड्रॉ हो गए, वो भी खुश हो गया, चलो हो गया। और नहीं हो रहे तो बोले ठीक है आप ट्रांसफर कर लो दूसरे अकाउंट में, वहां से निकल जाएंगे, वहां से निकाल दिए, हो गया, वर्क अराउंड करके दे दिया हमने। ऐसा ही सोल्यूशन देना पड़ेगा ना अभी फिलहाल, लेकिन उसमें अपना भी तो फायदा है, अपने उतने ट्रांजैक्शन बढ़ गए फ्रेंचाइजी के, हाँ 10-10 सर, नहीं करके अपना 3 बार तो चार ठीक है हजार सर, निकालो। फोन पे वगैरह का ट्रांजेक्शन दूसरे उससे लाख रुपए का होता है, अपने उससे 20,000 रुपए का रहता है पर कस्टमर। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले यूपीआई की बात की थी, ठीक है, हाँ अभी आप सर, बोल मैं रहे हो अगर एसबीएम, फोन पे यूपीआई, एसबीएम के अकाउंट से कस्टमर के ही बोल रहा हूँ मैं। तो आप बोल रहे हो बहुत जगह पे लाख रुपए होता है, राइट? बहुत जगह पे नहीं, एसबीएम का नहीं, मतलब दूसरे जो सर मैं अकाउंट्स है। आपको बता दूं, कोई भी यूपीआई में आप ज्यादा अमाउंट कर सकते हो, उसके लिए उसके अंदर ई केवाईसी करना पड़ता है, और ई केवाईसी करने के बाद में उसमें एक ई केवाईसी प्रोसेस है, वो पूरा करके उसमें एक मिनिमम बैलेंस वो रखना पड़ता है, उसके बाद आप बड़े ट्रांजैक्शन उसमें कर सकते हो, आपका ट्रांजैक्शन लिमिट है ना चेंज हो जाता है, जी। ठीक है। ठीक अब है ये सर। यूपीआई की बात हो गई सर, इससे अपना कोई कनेक्शन नहीं है, हम लोग जी सर। बहुत ही टॉपिक से दूर जा रहे हैं सर। ठीक है, तो जी। अभी अपना टॉपिक, अपना सॉरी, ट्रेनिंग खत्म हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो आई थिंक अगर अपने प्रोसेस रिलेटेड अगर कोई क्वेरी अगर नहीं है, अगर है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो फिर हम यहाँ पे इसे क्या एंड करें। ठीक है। नहीं, अगर क्वेरी है तो पूछिए सर, मगर अपने प्रोसेस से रिलेटेड। ओके, चलिए, तो सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।